प्रणाम प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आलोक धनवा जो कवि हैं इनकी रचना को हम पढ़ेंगे, जिनका कि जन्म 1948 में मुंगेर बिहार में हुआ था। आलोक धनवा जी का जन्म नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमने आरोह कविता का आत्म परिचय अध्याय पढ़ा था। आज हम दूसरे आधुनिक कवि जो हैं आलोक धनवा, उनके अध्याय को हम पढ़ेंगे। आलोक धनवा जो कवि हैं, इनके बारे में हम बात करें तो इनका जन्म 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार में हुआ था। इनकी पहली जो कविता थी वो जनता का आदमी, जो 1972 में प्रकाशित हुई थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पूर्व की कक्षाओं में आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन का अध्याय किया था। अगर आपने वो अध्याय अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखें, जरूर सुने, जरूर पढ़ें। आज हम दूसरा अध्याय आलोक धनवा लेकर आए हैं। इसको हम पढ़ेंगे। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ, व्याख्या इत्यादि हम समझेंगे। तो पहले हम कवि आलोक धनवा का परिचय जान लेते हैं। धनवा जी का जन्म सन 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार में हुआ था। मुंगेर बिहार में धनवा जी का जन्म हुआ। प्रमुख रचनाएं में बात करें तो पहली इनकी कविता है जनता का आदमी। प्रिय विद्यार्थियों, आलोक धनवा प्रारंभ से ही एक क्रांतिकारी विचारधारा के कवि रहे हैं। क्रांतिकारी विचारधारा उनके जीवन में थी। गोली दागो पोस्टर जैसी रचनाएं इस बात का इनके सबूत है कि एक क्रांति धर्मिता, एक उग्र स्वभाव जो कवि का होता है अराजक शासन व्यवस्था के प्रति, वो आलोक धनवा में भी हमें देखने को मिला है। उसके बाद इनकी बाद की रचनाओं की बात करें तो बाद की रचनाओं में 1972 में इनकी प्रकाशित हुई भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं और इन्होंने बहुत कम लिखा है। इनका एक ही संग्रह प्रकाशित हुआ है जिसका नाम है दुनिया रोज बनती है। प्रिय विद्यार्थियों, एक जो उग्र स्वभाव के कवि होते हैं, उन कवियों के द्वारा अराजकता है, कुशासन है और जो शोषण है उसके प्रति जो कविताएं लिखी जाती, उसके बावजूद आलोक धनवा एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी कविता के अंदर कोमलता को लाए हैं। अपनी आगे की जो कविताएं उनमें कोमलता लाई हैं, जैसे कि कपड़े के जूते इनकी कविता है, जिलाधीश इनकी कविता है। जिलाधीश जो होता है वो हमारे से ही बीच से उठ के जाता है, वो समाज की पीड़ाएं जानता है। तो एक क्रांतिकारी विचारधारा से सामाजिक जनजीवन की जो विचारधारा है उसको लेकर के कवि आगे आए हैं हमारे बीच। तो दुनिया रोज बनती है, ये इनकी रचना है। इसके अलावा देखो, बिल्कुल सामाजिक सरोकारों की कविताएं लेकर आए, बड़ी चर्चित रही। भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, ये सामाजिक सरोकारों की कविताएं एक क्रांतिकारी छवि से अलग हट करके इन्होंने रचनाएं की हैं। इन्हें सम्मान राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान, ये सम्मान इनको मिले हैं। जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं वहां मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर, ऐसी जिज्ञासा परक जो कविताएं हैं, ऐसी जिज्ञासा को जगाने वाली जो पंक्तियां हैं वो इनकी रही है। 7वें 8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान ये रखना है कि ये 7वें 8वें दशक के कवि रहे हैं। 1970 1980 जो टाइम पीरियड था वो इनका टाइम पीरियड था जब इनकी कविताएं बड़ी चर्चित हिंदी साहित्य के गलियारों में हुआ करती थी। आगे सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक जो गंभीर काव्य प्रेमियों को जबानी याद रही है। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों
और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से नहीं हुआ है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया, थोक के भाव में लेखन नहीं किया। देखिए, मतलब कि इन्होंने जितना लिखा है सटीक लिखा है और जो है सरोकार से युक्त लिखा है। जैसे कि इनकी एक ही आप सभी ने जाना है कि दुनिया रोज बनती एकमात्र जो है काव्य संग्रह इन्होंने प्रकाशित किया है, तो बहुत कम लिखा है लेकिन अच्छा लिखा है। सन 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 1998 में प्रकाशित हुआ। देखिए, 98 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ता मतलब कि रंगमंच की जो दुनिया है उससे ये जुड़े रहे हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगक्रम तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। तो ये तो रहा कवि आलोक धनवा का सामान्य परिचय। अब हम पढ़ते हैं हमारी जो पाठ्यपुस्तक में कविता लगी है पतंग कविता, उसके बारे में बात करते हैं। हमारी पाठ्यपुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा का एकमात्र जो संग्रह है दुनिया रोज बनती है उससे लिया गया है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। तो ये दौर भी लंबी कविताओं का था, जो दौर था तो लंबी कविताएं काफी लिखी जा रही थी, तो उनमें इनकी भी एक शामिल हुई। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। जो बच्चों की क्रीड़ाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, जो बाल मन होता है, उसकी व्याख्या इस कविता में देखने को हमें मिलेगी। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग भी किया गया है। तो प्रकृति चित्रण, बाल क्रियाकलाप और सुंदर बिंबों के माध्यम से उनकी अभिव्यक्ति इस कविता का हम कह सकते हैं सार है। आगे कहा, पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना होता है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं जो बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की हमें एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है। तो एक कविता हमें बिंबों की तरफ ले जाती है। बिंब क्या होते हैं? देखिए, गद्य में हम देखते हैं कि कोई भी गद्य भाग के अंदर कोई कवि लेखक होता है, लेखक जो होता है गद्य भाग में, वो क्या करता है, शब्दों के माध्यम से हमें चित्र बनाकर देता है हमारे सामने। उसी प्रकार पद्य भाग में, काव्य के अंदर शब्दों के माध्यम से एक चित्र खींचना कवि धर्म, ये जो कवि धर्म है, चित्र खींचना शब्दों के माध्यम से काव्य में, इसे हम बिंब कह सकते हैं। तो यहां पे दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के बाद शरद उजाले की प्रतीक्षा करते हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? तो देखिए, भादों जो है वो अंधेरे का प्रतीक थोड़ा सा हुआ है, और अंधेरा जब जाता है तो फिर से शरद जो है उजाले के रूप में हमारे सामने आता है। तो ऐसी बात यहां बताई है। तो देखिए, यहां हम कविता पढ़ते हैं, आनंद लेते हैं इस कविता का कि धनवा कवि कहते हैं कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। कवि जो है बिल्कुल शुरुआत में ही बताया है कि खूब बारिश हुई, भादुओं का महीना जो था, भादो महीनों के अंदर खूब तेज बौछारें हुई, और ये तेज बौछारें जो है ये भादवे के महीना निकल चुका है आने के बाद, अब सवेरा हुआ, अर्थात भादवा समाप्त होती है, एक नया सवेरा हुआ। बरसात का जो मौसम था वो चला गया। और कवि ने देखिए, एक क्रांतिकारी कवि देखिए, परंपराओं से जुड़ा है। भादवा जो है हिंदी महीनों का नाम इन्होंने लिया है यहाँ पे। तो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, सवेरा भी कैसा, जैसे कि खरगोश की आंखें लाल होती वैसा सवेरा हुआ है, बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल कोमल। जैसे
खरगोश की आंखें लाल। लाल रंग वैसे तो क्रांति का, उग्रता का और प्रेम का प्रतीक होता है ना, लेकिन यहां लाल जो है खरगोश के माध्यम से यह व्यक्त किया गया है कि कोमलता, एक कोमल जो भाव है वो यहां आ चुका है। तो कहा कि सुबह जो हुई है, ये उपमा दी है, खरगोश की आंखों की उपमा दे दी है। सवेरे को किसकी उपमा दी? खरगोश की आंखों जैसे, बिल्कुल कोमल, बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल शांत, बिल्कुल मासूम सा सवेरा हुआ है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, शरद ऋतु का आगमन हो गया। शरद ऋतु रूपी जो बालक है वो आ गया है। देखिए, पुलों को पार करते हुए, बड़े बड़े जो नदी नाले थे जो बिल्कुल लबालब हो गए थे पानी से भादवे के महीने में, उन पानियों से लबालब भरे हुए नालों को पार करता हुआ शरद ऋतु रूपी जो बालक है वो पहुंचा है। आगे कहा चमकीले इशारों से, आगे कहा कि अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। तो ये शरद ऋतु रूपी जो बालक है ये अपनी साइकिल पर सवार होकर आया है और तेजी से गतिमान करते हुए, लोगों को घंटी बजाते हुए जोर जोर से और चमकीले इशारों से सबको पुकारते हुए इस शरद ऋतु का आगमन हुआ है। तो यहाँ पे चमकीले इशारों का मतलब ये है कि जैसे भादवे महीने में खूब बादल इत्यादि होते हैं, आंधी इत्यादि चलती है ना, बिजली इत्यादि गरजती है, लेकिन जब भादवे के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है तो आसमान बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। हर चीज में एक नई चमक आ जाती है और हर चीज बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई देती है बिल्कुल। तो इन्हीं साफ सुथरेपन के लिए चमकीले इशारों का प्रयोग किया है कि हर चीज चमकदार हो जाती है। कौन सी ऋतु में हर चीज चमकदार होती है? शरद ऋतु के अंदर, है ना। तो शरद ऋतु में आगे कहा आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। अब ये शरद ऋतु रूपी जो बालक है ये बच्चों को बुला रहा है कि आइए आसमान में हम मिलकर के पतंग उड़ाते हैं। बच्चे उनके साथ शामिल होते हैं और आगे कहा आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। ये शरद ऋतु जो है आसमान को इतना साफ सुथरा और स्वच्छ बना देती, इतने कोमल बना देती है कि एक जो हल्की सी चीज है पतंग वो आसमान में उड़ सके। दुनिया का सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे भारहीन चीज जो होती है आसमान में उड़ने वाली तो अनेक चीजें हैं, लेकिन सबसे भारहीन चीज क्या है? पतंग। पतंग आसमान में उड़ती, बिल्कुल हल्की, सबसे हल्की चीज है। रंगीन तो है ही, आप जानते हैं सभी पतंगे रंग बिरंगी होती हैं, है ना। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके और फिर शुरू हो सके सीटियां, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो इस प्रकार आगे बताया कि बच्चे जो हैं अपने मन की इच्छाएं, भावनाओं को आसमान में उड़ाते हैं। साथ साथ में देखिए और क्या क्या चीजें उड़ती हैं। एक पतला कागज उड़ रहा है, बांस की कमानी उड़ रही है ना। और जब ये आसमान में, जब शरद ऋतु में ये इनका उड़ने का कार्यक्रम जब चलता है तो चारों तरफ बच्चे सीटियां, किलकारियां इत्यादि बजाते हैं, खूब शोरगुल करते हैं। और जो है तितली की इतनी नाजुक दुनिया, जो पतंगे होती हैं वो तितली जैसी रंग बिरंगी होती हैं। तो ये नाजुक दुनिया जो है, ये बाल मनों की जो क्रियाकलाप है, बच्चों के जो क्रियाकलाप है, पतंगों का उड़ाना है, उनके खेल कूद इत्यादि हैं, उनकी नाजुक दुनिया की यहाँ चर्चा की गई है। तो एक कोमल दुनिया, बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है ना, मासूम होता है, तो वो एक दुनिया शुरू हो सके। आगे कहा जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। बच्चों का जब जन्म होता है, बच्चे लेकर आते कपास। कपास एक उपमान है जो कि बच्चों के लिए आया है। जैसे आप सभी देखते हैं कि जो कपास होता है वो बिल्कुल सफेद होता है, बिल्कुल पवित्र होता है, बिल्कुल पावन होता है और बिल्कुल भारहीन होता है। उसमें किसी प्रकार का भार नहीं होता, बहुत कम, हल्का, बिल्कुल अति हल्का जिसको हम कह सकते हैं। तो बच्चे भी होते हैं, बड़े कोमल होते हैं, बिल्कुल हल्की हल्की उनकी कल्पनाएं होती हैं, इच्छाएं भी, महत्वाकांक्षाएं भी बहुत बड़ी नहीं होती हैं। तो ये बात यहाँ बताई है। तो बच्चों की तुलना
किससे की है? कपास से की है। कपास से करने का मतलब कि पवित्रता है उनमें और साथ ही साथ पावनता है उनमें और भारहीनता भी है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वो इधर उधर दौड़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, दौड़ तो बच्चे रहे हैं लेकिन प्रतीत ये हो रहा है कि पृथ्वी उनकी तरफ आ रही है, इतनी गति होती है और पैर बड़े बेचैन और व्याकुल होते हैं। अर्थात वो स्थिर नहीं होते, बच्चे अस्थिर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते रहते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेशुद्ध छतों को भी नरम बनाते हुए। तो देखिए बच्चों का दौड़ना, बच्चों के पैर बड़े कोमल होते हैं और जब वो छतों को स्पर्श करते हैं, छतें कठोर होती है लेकिन कठोर छतों को जब वो स्पर्श करते हैं तो छतें जो होती हैं वो भी क्या हो जाती है? बिल्कुल कोमल हो जाती है। अगर वो कोमल न हो तो बच्चे दौड़ ही नहीं पाए, है ना। तो बच्चों के स्पर्श ने पूरे जो है धरती को भी क्या कर दिया है? छत को भी क्या कर दिया? कोमल बना दिया। देखिए आसमान जो वो भी साफ सुथरा है, बिल्कुल कोमलता दिखाई गई उसमें भी। और आसमान से नीचे आए तो हम छतों की बात करें तो वो भी बड़ी कोमल हो गई है ना। तो इस प्रकार चारों तरफ एक साफ सुथरापन, एक स्वच्छता, एक मासूमियत, एक कोमलता, है ना, एक मधुरता छाई हुई है। आगे कहा दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए बच्चे दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं। ये एक नया उपमान फिर से आया है कि उनकी जो शोर है, बच्चों का शोर चारों दिशाओं में ऐसे फैल रहा है जैसे कि मृदंग बज रही हो। बच्चे एक जगह से दूसरी जगह जब छलांग लगाते हैं तो धरती पर जो आवाज आती है वो आवाज ऐसे लग रहा है जैसे कि मृदंग को पीटने की आवाज है। आगे कहा जब वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं किस तरह? डाल की तरह लचीले वेग से। डाल जैसी कोमल होती है उसको हम खींचते हैं और वो वापस उसी वेग में वापस चली जाती है लहराती हुई। तो उसी प्रकार बताया है कि जब बच्चे पेंग भरते हुए आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से। अक्सर आपने देखा होगा जैसे अपने झूले पर झूलते हैं, पेंग भरना यानी झूला झूलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर झूला जब जाता है। इसी प्रकार बच्चे भी अपने पैरों से पेंग भरते हैं, एक जगह से अभी तो यहाँ है थोड़ी दूर में वहां चले जाते हैं। ये एक प्रकार से यहां से वहां एक पेंग भरने के समान है जो कि डाली की लचीलेपन के समान हमें बताए गए हैं। तो बच्चों का ये चलना घूमना, यहां से उधर होना जाना, ये डाली के लचीलेपन के समान बताया गया है। आगे कहा कि जब वो एक जगह यहां है फिर छतों के खतरनाक किनारों तक, अभी तो यहां खेल रहे थे साधारण सी जगह पे, फिर किसी खतरनाक छत के किनारे पर जाकर के टहलने लग जाते हैं, घूमने लग जाते हैं वहां पे। ऐसी उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। अब बच्चे जो हैं खतरनाक किनारों पर छतों के घूमते हैं तो उस समय वो गिरते नहीं हैं, उनको बचाने का कार्य उनका जो शरीर है उस शरीर में जो खेल का जो रोमांच है, जो उत्साह है, जो उमंग है, जो उनके अंदर जोश है, जो उनके शरीर का लय है, वो लय, वो संगीत उन्हें गिरने से बचाता है। और इसके अलावा पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के साथ। दूसरी तरफ उनकी इच्छाएं, कल्पनाएं जो हैं वो पतंगों के माध्यम से आसमान में उड़ रही है और उसको बच्चों ने अपने हाथ में एक डोर के माध्यम से बांध रखा है। तो पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो आसमान में पतंग उड़ रहे हैं, वो पतंग उनकी कोरी जो बालमन की कल्पनाएं हैं वो उड़ रही हैं अपने रंध्रों के सहारे, अपने रोए के सहारे। उनके जो रोए हैं, शरीर के जो रेशे हैं, वो रोए जो है उनमें एक रोमांच, एक उत्साह दिखाया गया है। ये रोमांच, ये उत्साह जो है, ये रोमांच, ये उत्साह इस बात को दर्शाता है कि बच्चे जो हैं पूरी तरह से आनंद में है ना, खुशियों से सरोबार है। तो ये बात यहाँ बताई गई है। तो हमें ध्यान रखना है कि एक तो उनके शरीर का लय, उनकी गति और उनका आनंद, उनका जोश, उत्साह, है ना, वो सभी उनको खतरनाक चीज़ों की तरफ जो है बचाता है, खतरनाक चीज़ों से। आगे कहा गया है कविता के अंदर, देखिए ये चित्र भी यहाँ दिया हुआ, बच्चे कितने बिल्कुल, एक बच्चा किनारे पर खड़ा है, एक किनारे पर बैठा हुआ है, दो उसके सहायक हैं, पतंग उड़ा रहे हैं और बिल्कुल तन्मयता से, पूरे आनंद से सरोबार हैं ये बच्चे। अभी कहा तो
अभी यहाँ पे जो बताया गया है कि कोई भी चीज जब आसमान में जाती है तो उसका जो सूत्र होता है, वो चीज जो होती है वो धरातल से जुड़ी रहती है। कविता के अंदर देखो आप थोड़ा पहले वो लिखा हुआ है यहाँ पे कि पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। कहने का मतलब कि कोई भी चीज जब आसमान की तरफ बढ़ती है, ऊपर की ओर उठती है, ऊंचाइयों को छूती है, तो उसका जो सूत्र है, उसका जो आधार है, वो कहाँ है? जमीन के अंदर है, धरातल से जुड़ा हुआ है। जैसे कि अभी पतंग आसमान में उड़ी तो धागे की सहायता से बच्चों ने इसे पकड़ रखा है ना। तो ये ऊंचाइयां जो हैं, इच्छाएं जो हैं आसमान में उड़ती हैं, तो इनका आधार जमीन से जुड़ा रहता है। आगे कहा, अगर वे कभी गिरती हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। कहा कि बच्चे ये क्रियाएं करते हैं, छतों की दीवारों पर खेलते हैं, बेखौफ खेलते हैं, बिना किसी भय से रहित होकर खेलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यदि वो गिर जाते हैं और बच जाते हैं, तो उनके अंदर एक नया निडरता, साहस वो पैदा हो जाता है और वो सुनहले सूरज के सामने आते हैं। सुनहला सूरज, देखिए ये सुबह जब सवेरा हुआ था तो सूरज जो था वो बिल्कुल कोमल था, लेकिन अब दोपहर का जो सूरज है सुनहला हो गया, स्वर्णिम हो गया है, तीक्ष्ण हो गया है। तो बच्चे सुनहले सूरज के सामने आकर उससे आंखें मिलाते हैं। आंखें मिलाने का मतलब उस सूरज की जो ताकत है, वो जो ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा, वो ताकत, वो शक्ति अपने हृदय में समाते हैं, बेखौफी के साथ, निडरता के साथ, साहस के साथ। तो यहाँ सुनहला सूरज एक चुनौतियां, बाधाएं, कठिनाइयां ले सकते हैं, जिनके माध्यम से हम सीखते हैं, नए अनुभव लेते हैं और एक नई चीज को हम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ बच्चे भी जब कभी कभी गिर जाते हैं और बच जाते हैं, तो फिर से वो उनमें साहस आता है और फिर वो सुनहले सूरज के सामने आकर उससे आंखें मिलाते हुए उसकी ऊर्जा, उसकी ताकत को अपने अंदर संग्रहित करते हैं, उन बाधाओं को पार करते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। इस प्रकार उनकी जो आगे बढ़ने की जो गति है, वो गति और बढ़ जाती है, जीवन में उत्साह, जोश और आ जाता है और वो जीवन की जो जीवन पथ जो है उस पे और ज्यादा बेहतरीन तरीके से क्या होते हैं? अग्रसर होते हैं। बिल्कुल एक नई जिज्ञासा के साथ, एक नए प्रश्नों के साथ वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो आलोक धनवा की ये कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है। शब्दार्थों की हम बात करें तो हम कह सकते हैं भादो जो होता है वो ऐसा महीना होता है जो वर्षा ऋतु का अंतिम महीना होता है। लाल सवेरा मतलब सुबह सुबह जब सूरज होता है तो लालिमा ज्यादा होती है, इसलिए ये ध्यान रखना है। चमकीली साइकिल मतलब कि चमकीली साइकिल का शब्द का अर्थ हम ये ले सकते हैं कि बिल्कुल उज्जवल प्रकाश वाला दिन जो है, साफ सुथरा दिन है। कमानी आप जानते हैं कि बांस की एक जो है लचीली खपच्ची होती है जिसे हम कमानी कह सकते हैं। और बात करें शब्दार्थों की हम, तो रंध्र का मतलब होता है हमारे जो रोम के छिद्र है उनसे है, ध्यान रखना है। और बौछार अर्थात पानी की तेज जो बूंदें होती हैं उनका अर्थ है यहाँ पे। वर्षा ऋतु के बाद आने वाली जो ऋतु होती है उसे क्या कहते हैं? शरद कहते हैं। तितलियां शब्द जो है रंग बिरंगी पतंगों के लिए आया है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार ये पूरी कविता जो है, इसकी कला पक्ष की हम बात करें तो भाषा जो है प्रभावमयी खड़ी हिंदी बोली है, लेकिन एक सांकेतिकता, एक चित्रात्मकता, सांकेतिकता और एक हम ये कह सकते हैं कि बिंबात्मकता, ये तीनों चीजें देखने को मिली है। उपमान की नवीनता जो है वो भी अपने आप में अनोखी रही है इस कविता के अंदर, वो भी हमें ध्यान रखना है। मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास जो है, पुनरुक्ति प्रकाश जो है, वो भी हमें इस कविता में देखने को मिला है। थोड़ी सी लाक्षणिकता भी कविता के अंदर आई हुई है, तो लाक्षणिकता का भी ध्यान रखना है। वात्सल्य रस से सरोवार ये कविता है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक कविता है। तो ये सारे बिंदु जो हैं कला पक्ष के अंदर हम इसमें जोड़ सकते हैं। कला पक्ष, कलात्मक इसका विवेचन इस माध्यम से हम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये कविता आपको जो है बहुत अच्छी लगी होगी। तो दो क्रांतिकारी विचारधारा का एक कवि आलोक धनवा
और बाद में आ जाता है किस तरफ प्रिय विद्यार्थियों, सामान्य जनता की कविता लिखने के प्रति उपसर हो जाता है। नॉर्मल जो सामाजिक सरोकारों की कविताएं हैं वो लिखने लग जाता है। तो ये परिवर्तन